हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे चतुर्थ पाठ यानी कि पाठ नंबर 4 क्लास 7th के संस्कृत का, जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका अर्थ होता है हास्य बाल कवि सम्मेलन, यानी कि एक बालकों का कवि सम्मेलन है जहाँ पर लोग हंसी वाला काम करने वाले हैं। हंसी से रिलेटेड एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें बच्चे लोग बोलेंगे बाल कवि। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर शब्दार्थ नहीं पता चल रहा है तो आप सरलार्थ इसका मतलब देख सकते हैं कि इसके नीचे क्या आ रहा है। उसके बाद इसी तरह फिर दूसरा पैरा लेंगे, फिर उसका सरलार्थ करेंगे। इस तरह करते करते फिर एक और पैरा लेंगे, उसमें अगर एक श्लोक आ जाता है तो उसका शब्दार्थ, अन्वय, सरलार्थ हर चीज़ होगा। लेकिन अगर सीधा सीधा ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसका हम डायरेक्टली बस सरलार्थ कर लेंगे। लेकिन अगर बीच में आ जाता है श्लोक तो उसका अन्वय भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह पढ़ते पढ़ते पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे एकदम समझते हुए। तो पैरा क को पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। इसका अब अर्थ देखिए। विविध मतलब कि अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणः मतलब कि वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः मतलब कि चार, बाल कवयः मतलब कि चार बाल कवि, मंचस्य मंच के, ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टा उपविष्टा मतलब कि बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, संति मतलब कि हैं। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ हुआ? अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ? अधः श्रोतारः नीचे श्रोताजन, अधः मतलब कि नीचे, श्रोतारः मतलब कि श्रोताजन, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, कोलाहलम च कुर्वन्ति, और च मतलब कि और या फिर तथा भी बोल सकते हैं, वे हम ब्रैकेट में लेंगे अपने समझने के लिए, शोर कर रहे हैं। कोलाहलम मतलब कि शोर, कुर्वन्ति मतलब कि कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालकः मतलब जो संचालन करता है, जो एंकर होता है, वो बोल रहा है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम मतलब कि मत करो, कोलाहलेन। ठीक है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगता है हमेशा, देखिए कोलाहलेन है। ठीक है, अद्यम परम हर्षस्य अवसरः, आज, अद्यम मतलब कि आज, परम मतलब कि अधिक, ठीक है, बहुत। तो आज बहुत ही खुशी का अवसर है, हर्षस्य अवसरः, यत, यत मतलब कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। इसका मतलब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अस्मिन इस, ठीक है, कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य का नाश करने वाले, काल्यापकाश्च तथा समय को बर्बाद करने वाले, च को लेंगे अलग से और यहाँ से लेंगे काल्यापकाः, इसका मतलब होता है समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः भारतवर्ष के मतलब भारत के श्रेष्ठ कवि, ठीक है, हास्य कवि धुरंधराः मतलब कि श्रेष्ठ हास्य कवि, समागताः सन्ति आए हैं, समागताः मतलब कि यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यही यही मतलब आइए, करताल ध्वनिना हम तालियों के द्वारा, ठीक है, वयम मतलब कि हमको पहले लेंगे यहाँ पर, हम तालियों के द्वारा, एतेषाम मतलब इनका, स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करें। तो इस तरह से आपने इसका भी अर्थ समझ लिया कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संचालक बोल रहा है शोर मत करो, आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं, आइए हम तालियों द्वारा इनका स्वागत करते हैं। तो ये एक यहाँ पर नाटक है, सम्मेलन है, तो आपको उसी तरह पढ़ना होगा, इसको समझना होगा। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं, नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। फिर संचालक बोलता है शोर मत करो, आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवि आए हैं। यहाँ पर भी देखिए एक व्यंग हुआ, यहाँ पर ये व्यंग हुआ, ये उल्टा फुल्टा आदमी बोल रहा है संचालक कि समय को बर्बाद करने वाले और काव्य का नाश करने वाले यहाँ पर श्रेष्ठ कवि आए हैं, आइए हम तालियों द्वारा इनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर तो हंसी आएगी ही आएगी, तो लोग हंसते भी हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, नहीं अभी हंसे, आगे हंसेंगे। तो देखिए यहाँ पर ख पढ़ते हैं हम, ख में पैरा में क्या हुआ है। गजाधर बोलता है, एक कवि है गजाधर जो बाल कवि है, वो बोलता है सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः, प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। अब देखिए यहाँ पर ये एक श्लोक बोलता है
तो इसका सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा है यहाँ पर सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो। सर्वेभ्यो मतलब कि सभी को, ठीक है, और अर्षिकेभ्यो मतलब कि नीरस जनों को। तो इसका अर्थ यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सभी नीरस जनों को नमो नमः मतलब कि नमस्कार, ठीक है। प्रथमम तावद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रथमम तावद। प्रथमम मतलब कि पहले, और तावद मतलब कि तब तक, तब तक पहले मैं, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक, ठीक है, मतलब कि आजकल के, वैद्यम उद्देश्य, आजकल के वैद्य के विषय में, स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, इसका मतलब हुआ अपनी कविता सुनाता हूँ, ठीक है, ये अपनी कविता सुनाता है। क्या सुनाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, ठीक है। इसका अन्वय देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्यराज यमराज सहोदर, इसका अर्थ देखते हैं, वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुभ्यम नमः, तुझे नमः, तुझे नमस्कार मेरा, ठीक है। मेरा यहाँ पर ब्रैकेट मिलेंगे, मतलब कि हमने अपने से लगाया है। यमः तू केवलम, यम तो, यहाँ पर केवलम हम अपने से लगाए हैं, यम तो केवल प्राणान हरति, क्या लिखा है, इसका मतलब यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, ठीक है। वैद्य प्राणान धनानि च हरति, परंतु, परंतु फिर अपने से लगाए हैं, परंतु वैद्य यानी कि डॉक्टर जो है प्राण और धन दोनों का हरण करता है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, प्राण भी ले लेता है, मार भी देता है, और धन दोनों का हरण करता है। तो इस बात पर सभी जोर से हंसते हैं। तो इसका हम पूरा का पूरा सरलार देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सभी नीरस जनों को नमस्कार कौन बोलता है, ये बोलता है गजाधर बोलता है। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। तो सर्वे उच्चय हसंती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। तो अगला कवि देखते हैं कि अगला कविता कौन सुनाता है। तो अगला बाल कवि है कालांतकः, ये भी एक लड़का है। तो देखिए ये क्या बोलता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः, जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। इसका मतलब हुआ, यहाँ पर हिंदी देख लीजिए, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है, आप मेरी यह कविता भी सुनिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए वैद्यास्तु, वैद्यास्तु यहाँ पर देख सकते हैं, वैद्य जुड़तु, वैद्य तो, सर्वत्र मतलब कि सभी जगह, मादृशा मतलब कि मेरे जैसे, निवारणे मतलब कि घटाने में, टू डिक्रीज, ठीक है, इदम मतलब कि यह, भवंता मतलब कि आप, प्रज्वलिता मतलब कि जलती हुई को, आगतः मतलब कि प्राप्त हुआ, और हस्त लाघवम मतलब कि कला, ठीक है, यानी कि मेरे हाथ की कला, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, अरे, अरे का देखिए यहाँ पर हिंदी अर्थ, अरे वैद्यास्तु वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। तो इसको हम पहले लेंगे जनसंख्या निवारणे, परंतु जनसंख्या को कम करने में, ठीक है, मेरे जैसे कुशल नहीं है। मादृशा न कुशला, मेरे जैसे कुशल नहीं है, ठीक है। कौन कुशल नहीं है, ते मतलब कि वे लोग, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। इसका मतलब हुआ कि आप मेरी यह कविता भी सुनिए। भवन्तः मतलब कि आप, मेरी मतलब कि ममापि मेरी भी, इदम मतलब कि यह, काव्य मतलब कि कविता, शृण्वन्तु मतलब कि सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या श्लोक सुनाता है, देखिए, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहम गतो न मे भ्राता कास्येदम हस्तलाघवम, सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर हंसते हैं। तो इसका, इस श्लोक का सबसे पहले आप अन्वय कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्यः चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा विस्मयम आगतः। इसका मतलब हुआ कि कोई, मैंने ब्रैकेट में लिया है, वैद्य जलती हुई चीता को देखकर, ठीक है, आश्चर्य को प्राप्त हुआ, मतलब कि आश्चर्य हो गया। तो देखिए वैद्य, ठीक है, चिताम प्रज्वलिताम चिताम, जलती हुई चीता को देखकर, दृष्टवा देखकर, विस्मय आगतः, आश्चर्य को प्राप्त हुआ, आश्चर्य हो गया, ठीक है। और क्या सोचता है, न अहम गतः न मैं भ्राता, न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, ठीक है।
में मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं माम मम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि ये षष्ठी विभक्ति, अहम का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मेरा इसका अर्थ होता है न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया। कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पर लिखा है न तो मैं वहाँ पर गया और न ही मेरा कोई भाई यमराज। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा है, इदम कस्य हस्त लाघवम अस्ति, फिर यह किसके हाथों की कला है। फिर मतलब कि यहाँ पर अपने से लिया गया है, ईदम मतलब कि फिर यह किसके हाथों की कला है। ठीक है, अस्ति भी अपने से लिए हैं ब्रैकेट में, सभी फिर हंसते हैं। मतलब कि डॉक्टर भी मारता है और डॉक्टर सोच रहा है कि अब हम गए नहीं, यमराज आया नहीं, तो ये कोई आदमी जो था वो कैसे मर गया। तो इस पर फिर जोर से सभी हंसते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। फिर तीसरा बाल कवि आता है जिसका नाम है तुंदिलह। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। ठीक है, तुंदिलह मतलब कि पेटू। ठीक है, हस्तम मतलब कि हाथ, और आवर्तन मतलब कि फेरना, टर्न ओवर, मतलब कि अपने पेट पर हाथ घुमाता है एक लड़का। तो मोटू जो है उसको देख सकते हैं आप यहाँ पर, तुंदस से ऊपरी हस्तम आवर्तन, पेट पर हाथ फेरते हुए क्या बोलता है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं पेटू हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता सुनिए, जीवने धार्यताम च को पहले लेंगे और जीवन में अपनाइए, धारण कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मापी मतलब मम जोड़ अपी, मेरी भी, ईदम मतलब कि यह, काव्य मतलब कि कविता, सूर्यता मतलब कि सुनिए, और जीवन में च मतलब कि और जीवन में धार्यता मतलब कि धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर हम अन्वय देख लेते हैं इसका। सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। तो अन्वय है, दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरु, यतो ही लोके परान्नम दुर्लभम अस्ति, शरीरानी तु पुनः पुनः भवन्ति। अब हम इसका एक एक करके वर्ड मीनिंग देखते हैं। दुर्बुद्धे, हे मूर्ख, परान्नम पराय अन्न। ठीक है, पराय अन्न को, प्राप्य शरीरे प्राप्त करके शरीर पर। ठीक है, दयाम माकुरु, दया मत कर। ठीक है, यतो ही क्योंकि लोके संसार में, परान्नम मतलब कि पराया अन्न, दुर्लभम अस्ति दुर्लभ है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि शरीरानी तु पुनः पुनः भवन्ति, तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। इस बात पर सभी जोर से, फिर से सभी पुनः जोर से हंसते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए एक बार ध्यान से। तुंदिल, पेट पर हाथ फेरते हुए, मैं पेटू हूँ, अरे मेरी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। हे मूर्ख, पराय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। अब इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल के आता है, तो इस श्लोक में ये लड़का क्या कहना चाहता है, आप नीचे बताइए कमेंट में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, लेकिन हमने इसका यहाँ पर अन्वय कर लिया है, यहाँ पर शब्दार्थ निकाल लिया है, हर चीज़ हमने कर लिया है, एक एक वर्ड को समझ लिया है। फिर भी मतलब यहाँ से सारांश क्या निकलता है ये समझ में हमें नहीं आया है। तो आप बताइए कमेंट में। तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चवार्कः एक और बाल कवि आते हैं और बोलते हैं, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण। ठीक है, सर्वथा उचितमेव, सभी प्रकार से उचित ही है, उचितमेव। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उचित, उचितम जोड़ एव। ठीक है, तो उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा मतलब कि तब। ठीक है, तब क्या करना चाहिए, ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। इसका मतलब ये हुआ, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना ही चाहिए। एवं मतलब कि ही, तो करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास धन नहीं है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये कवि साहब कि ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का ही भोक्तव्य, भोग करना चाहिए। तथा मतलब कि और चवार कवि कथयति, और चवार कवि कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब ये हुआ, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज ऋण लेकर भी घी पिए। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से देखिए, यावज्ज जीवेत, इसका मतलब हुआ जब तक जिए, सुखम मतलब कि सुख से, जीवेद मतलब कि जिए, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर, ठीक है, घृतम पिबेत घी पिए। और सेंटेंस बनाने के लिए हम ये अपने से लेंगे। ठीक है, तो अगला लाइन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्रोतारः तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। इसका मतलब हुआ, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए।
ठीक है। तहिर मतलब कि तब, तो, ऋणस्य कर्ज को, ठीक है। प्रत्यर्पणम, यहाँ पर कथा मतलब कि कैसे, और प्रत्यर्पणम मतलब कि लौटाना, ठीक है। तो इसका देखिए फिर चवार्कः कवि बोलता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी शेष बची हुई कविता को सुनिए। मम मतलब कि मेरा, ठीक है। श्रूयताम मतलब कि सुनिए, अवशिष्टम मतलब कि बची हुई, काव्यम मतलब कि शेष बची हुई कविता, ठीक है। काव्य मतलब कि कविता, तो मेरी बची हुई कविता को सुनिए। क्या बोलते हैं, घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। इसका मतलब हुआ कि घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, तो लोगों का कर्ज उतार दें, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला श्लोक क्या है और आगे कौन से कवि आते हैं। तो यहाँ पर देखिए च है, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। इसका मतलब हुआ काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, उत्प्रेरितः पूरित होकर, एक बालको अपि बालक भी, आशु कविताम आशु कविता की, रचयति रचना करता है, हास्यपूर्वकम च श्रावयति और हंसी के साथ सुनाता है, ठीक है। तो बालकः, बालक क्या बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, ठीक है। आप मेरी भी कविता सुनिए, सुनिए सुनिए आप मेरी भी कविता सुनिए, यही बोलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, श्रूयताम मतलब कि सुनिए, सुनिए, भो मतलब कि आप, ममापि मतलब मेरी भी, काव्यम मेरी भी कविता को सुनिए, ठीक है। तो क्या श्लोक सुनाता है, ये सुनाता है, गजाधरम कविम चैव्य तुंदिलम भोज्य लोलुपम कलांतकम तथा वैद्यम चवार्कम च नमाम्यहम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर हम इस श्लोक का क्या करेंगे, अन्वय करेंगे। यहाँ पर हमने अन्वय किया है, अहम गजाधरम कविम तुंदिलम च एव भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चवार्कम च नमामि। इसका अर्थ देखिए, अब इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए अहम मतलब कि मैं, गजाधरम कविम गजाधर कवि को, तुंदिलम च एव भोज्य लोलुपम पेटू और खाने के लोभी को, ठीक है। कलांतकम तथा वैद्य चवार्क च नमामि, यमराज को, वैद्य को और चवार्क को प्रणाम करता हूँ। ये भी एक श्लोक सुनाता है, ठीक है। इसी तरह का श्लोक है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पर क्या लिखा है, काव्यम श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हंसती। काव्य को सुनकर हा हा करके बालक हंसता है, अन्य चापी हंसती और दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं। तो यही हुआ यहाँ पर संस्कृत का, देख सकते हैं कितना बोरिंग, यहाँ पर कितना बोरिंग चीज़ हो रहा है, फिर भी ये लोग हंस रहे हैं। और मतलब संस्कृत को अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे सिर्फ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग है। लेकिन जब आप इसके एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या हुआ, तब आपको जो है इसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो इसको आप पढ़िए ध्यान से और इसका अन्वय कीजिए, सरलार्थ कीजिए। तो अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं इस चैप्टर का। चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस चैप्टर 4 को, हास्य बाल कवि सम्मेलनम को पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद अब हम रेडी हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आपको एक एक वर्ड क्लियर है, ठीक है। एक एक वर्ड क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपको मैंने वहीं पर समझाया है। तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे और आपको ये चीज़ पूरा क्लियर होगा कि कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चारणम कुरु, यहाँ पर लिखा हुआ होगा। आपको इसको उच्चारण करना है तो उच्चारण कीजिएगा अच्छे से। एक कदा, जैसे कि अगर इसको उच्चारण करना है तो आपको बोलना होगा एक कदा, कदा को बोलना होगा कदा, कुत्र, ठीक है। इसको बोलना होगा निश्चय, ठीक है। अलम और बही, इसको बोलना होगा अधः। तो संस्कृत में थोड़ा क्लियर बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य को पूरे करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला हुआ है अव्यय पद। इस चैप्टर में जनरली हमको अव्यय पद ही पढ़ना था,
तो अव्यय क्या होता है, जिसका कोई भी वचन में, कोई भी लिंग में, किसी भी मतलब हर जगह हर परिस्थिति में उसका जो रूप होता है वो हमेशा सेम ही होता है। मतलब अधा है तो ये हमेशा अधा ही रहेगा, कभी अधम नहीं होगा। ऊपरी है तो हमेशा ये ऊपरी ही रहेगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो अव्यय मतलब अव्यय प्रयोग पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको कभी भी अव्यय में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं यहाँ पर, वृक्षस्य खगाः वसंती, ठीक है। वृक्ष के ऊपर चिड़िया रहती हैं, तो कहाँ रहती हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर ही लिख देंगे सीधा, ऊपरी मतलब कि ऊपर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसंती, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो ये षष्ठी विभक्ति के साथ लगता है, ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख लेते हैं, विवादेन, जब भी विवादेन आए, ठीक है, तृतीय विभक्ति यहाँ पर लग रहा है और अलम के साथ तृतीय विभक्ति लगता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अलम विवादेन, ठीक है, झगड़ा मत करो। ग देखते हैं, वर्षा काले गृहात मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ, ठीक है। घर से बाहर पंचमी विभक्ति लग रहा है, बही, बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति लगता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं, मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतारः जो हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो उपविष्टा मतलब कि बैठे हुए हैं, तो क्या लिखना होगा यहाँ पर, अधः, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अंग, अंग में लिखा है छात्रा विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्रा मतलब कि छात्र लोग, ठीक है, विद्यालय के अंदर जाते हैं, तो अंतः मतलब कि अंदर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को बना लिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर क है, गमन्ति यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑड वर्ड है, जो गलत वर्ड है, वो है गमन्ति, क्योंकि गमन्ति होता नहीं है, लट लकार में गच्छन्ति होता है, ठीक है। और गमिष्यन्ति होगा अगर ये लिट लकार में होता, तो यहाँ से ये गलत है। ख में देखिए रामेन है, गृहेन है, सर्पेन है और गजेन है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत है, तो यहाँ पर गजेन जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है। अगर आप गजेन को, गजेन का रूप देखेंगे गजह का, ठीक है, तो इसको यहाँ पर जो है न आएगा लास्ट में, ये इस तरह का न आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं, लतया मातया रमया निशया, यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत है, तो यहाँ पर जो वर्ड गलत है ये है मातया। तो मातया का जो यहाँ पर मूल शब्द है वो है मातृ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं लतया, तो यहाँ पर लतया जो है, ये सभी जो रूप हैं ये तृतीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है। तो जो मातृ का जो रूप आएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, वो आएगा मात्रा, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि पित्रा होता है तृतीय विभक्ति एक वचन, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा मात्रा। अब देखते हैं घ, लते रमे माते प्रिय, यहाँ पर देख सकते हैं लता लते, ठीक है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन या फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन, रमे माते प्रिय। तो फिर से माता का देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति और द्विवचन में क्या है, तो होता है मातरौ मातरौ, अब यहाँ पर लिखा है माते, तो ये यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से गलत हो गया, माते यहाँ पर गलत हो गया। फिर अंग, लिखति गर्जति फलति सेवति, तो अब आपको यहाँ पर जानना होगा कि भर्व जो क्रिया होती है ये जो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है आत्मनेपदी और एक होती है परस्मैपदी। तो ये सभी परस्मैपदी हैं, तो यहाँ पर आ गया है लिखति लिखति, लेकिन ये सेवती जो है, ये सेव जो वर्ड है ये होता है आत्मनेपदी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेवते, ठीक है, क्या हो जाएगा सेवते, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेवती, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाता, अगर होता तो होता सेवते, ठीक है। आत्मनेपदी का आप रूप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे होता है आत्मनेपदी, ठीक है। इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा परस्मैपदी और आत्मनेपदी पर। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में से समानार्थ मतलब कि सिमिलर वर्ड आपको चुन करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्य लिखा हुआ है, प्राप्य मतलब कि लब्धवा, लब्धवा मतलब कि मुझे मिला, मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है। कुशलः मतलब कि दक्ष हैं हम, इसमें किसी काम करने में कुशल हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दक्षाः, और विभक्ति वचन भी आप मिलाइए, कुशला है दक्षा है। हर्षस्य मतलब कि खुशी का, तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रसन्नतायाः, खुशी का, ठीक है। देहस्य मतलब कि देह मतलब शरीर, तो शरीरस्य। वैद्यम मतलब कि डॉक्टर, चिकित्सकम, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस, और ये आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं,
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको लिखने हैं, एक वर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क देखते हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे? तो मैंने शुरू में ही बताया था पढ़ने से पहले 4 बच्चे बैठे थे, ठीक है। तो आपको लिखना होगा चत्वारः। नहीं पता है क्या होगा, तो हम चलिए चैप्टर में चलते हैं और खोजते हैं कि कितने बच्चे बैठे थे। तो चलिए खोजते हैं। तो सबसे पहला लाइन ही आपको मिल जाएगा। चलिए खोजते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि विविध वेशभूषाधारिणः, बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा को धारण करके चत्वारः 4 बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। तो यहाँ से आ जाएगा चत्वारः, ये वाला आपको लिख देना होगा वर्ड चत्वारः। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ख है, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कौन हल्ला कर रहे हैं? कौन हल्ला कर रहे हैं? तो आपको लिखना होगा श्रोतारः। ध्यान से सुनिए, लिख दीजिएगा वर्ड, नहीं तो पीछे से आप खोज सकते हैं। हम जल्दी जल्दी करते हैं, लिख दीजिएगा श्रोतारः। ग देखते हैं क्वेश्चन। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किस विषय में काव्य प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वैद्यम। अब क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। घ में है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। मोटू जो तुंदिलः था किसके ऊपर हाथ को आवर्त्यति, हाथ को फेरता है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा तुंदस्य। तो आपको लिखना होगा तुंदस्य। तुंदस्य, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, तुंदस्य। तो आप ऊपर भी खोज सकते हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन अंग को बनाते हैं। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होता है? तो संसार में बार बार शरीरानी, आपको लिखना होगा यहाँ पर शरीरानी। ऊपर से खोज भी सकते हैं। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी को पीना चाहिए? तो आपको लिखना होगा ऋणम, ठीक है। मतलब कि ऋण लेकर के घी को पिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है श्लोक में, काव्य में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो यहाँ से आप ये लिख देंगे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी को पिए, यहाँ पर जैसा कि हास्य कविता में कहा गया है। तो अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। इसका मतलब है मंजूषा से पद लेकर कथा की पूर्ति करें, ठीक है। मतलब कि इसमें से आपको इसमें भरना है। तो कथा देखिए क्या है। पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था। तो आपको लिखना होगा प्रिय, ठीक है। एकदा नृपः आसीत्। एक बार राजा क्या कर रहा था? तो सोया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं सोया हुआ है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर सुप्तः। सुप्तः आसीत्। तो आगे पढ़ते हैं। वानरः तम अविजयत, ठीक है, हवा दे रहा था। तो वैजनीन यहाँ से लिख देंगे, मतलब पंखे से उसको, राजा को हवा दे रहा था। तदेव एका, तभी एक नृपस्य नासिकायाम, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम एक मक्खी नासिका पर बैठ गई। तो लिखेंगे शुरू में मक्षिका, यहाँ पर लिखेंगे मक्षिका, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे उपविशत, यहाँ से लिख देंगे उपविशत। तो क्या लिखा गया यहाँ पर? तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत, ठीक है। उसके बाद देखते पढ़ते हैं। यद्यपि वानरः वैजनेन ताम निवारयति स्म तथा सा पुनः पुनः नृपस्य उपवसति स्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? यद्यपि, जबकि वानर बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, ठीक है, लेकिन तथापि सा पुनः पुनः, वह बार बार नृपस्य, राजा के, यहाँ पर अब देखते हैं इसमें खोजते हैं, नासिकायामेव, नासिका पर ही जा कर के बैठ जाती थी, ठीक है। आगे देखिए क्या है। अंते सह मक्षिका हंतुम, मारने के लिए प्रहारम अकरोत, ठीक है। किससे प्रहार करेगा? तलवार से। यहाँ देख सकते हैं खड्गेन, तलवार से मारने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे खड्गेन प्रहारम अकरोत। उसके बाद देखिए मक्षिका तो उड्डय गता, मक्षिका तो उड़ गई, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे दूरम, मक्षिका तो दूर उड़ गई, ठीक है। और आगे देखिए किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका अभवत। यहाँ पर अब देखिए क्या लिखेंगे, उसका राजा का जो नाक था क्या हो गया होगा? तो छिन्ना है, यहाँ से लिखेंगे छिन्ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया नासिका छिन्ना जाता अभवत। अत एवोच्यते मूर्ख जनय सह नोचिता। मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है, न जोड़ उचिता, उचित नहीं है। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक और है। यहाँ पर आपको विलोम
पदानी योज्यत मतलब कि विलोम पद को मिलाना है। तो अधः मतलब होता है नीचे, तो इसका ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपरी। ठीक है, ऊपरी। अंतः मतलब कि अंदर, तो बाहर हो जाएगा, अंतः के बाद यहाँ पर आ जाएगा बहिः। दुर्बुद्धे मतलब कि मूर्ख, तो यहाँ पर हो जाएगा सुबुद्धे मतलब कि बुद्धि वाला। उच्च है मतलब कि ऊपर, तो नीचे है मतलब कि नीचे। दुर्लभम मतलब कि डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा सुलभम। ठीक है, तो उच्च का नीचे यहाँ पर आया था ये वाला, देख सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह नहीं मिलाना है, आपको लिखना होगा डायरेक्टली। अधः है तो इसका सीधा एरो खींचना होगा, और अधः का यहाँ पर लिखना होगा ऊपरी, आपको यहाँ पर ऊपर लिख देना होगा। अंतः लिखेंगे, उसके बाद सीधा एरो खींचेंगे, और खींचने के बाद यहाँ पर हम लिख दें अंदर, तो यहाँ पर बही लिख देंगे, यहाँ पर वाला बही लिख देंगे। तो इस तरह आपको लिखना है, तभी आपका सही होगा। तो इस तरह आपने चैप्टर को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए है ध्यातव्यम, इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ में हम देखेंगे, क्या देखे थे, अश्विन पाठ है अधः अंत बही नीचे। ठीक है, अव्यय पद को हमने देखा। यहाँ पर अव्यय पद क्या होता है, यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि तीनों लिंगों में, सभी वचनों में ठीक है, हर जगह जो है ये उसी वैसा ही रहता है जैसा कि है, कभी बदलता नहीं है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए हैं, एक एक वर्ड क्लियर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में, पंडिता रमाबाई में। उसका भी हम इसी तरह एक एक लाइन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।